Hello friends, this is Shruti. Welcome to my YouTube channel Sri Shiksha Academy. So guys, um, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं क्लास 10th के लिए, बेसिकली अब मैं सोच रही हूँ ना कि फुल लॉन्ग लेंथ चैप्टर से बेटर है मैं कुछ रिवीजन नोट्स बना दूँ। रिवीजन नोट्स नहीं कहेंगे इसे, मैं बोलती हूँ रिवीजन के लिए एक शॉर्ट से वीडियो, जिससे आपका पूरा चैप्टर एक रिकैप हो जाए और आपको ये भी आइडिया लग जाए कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि अभी सारे बोर्ड्स के डेट शीट आ चुके हैं। क्लास 10th की भी डेट शीट आई थिंक सो फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है एंड जैक बोर्ड भी मे बी स्टार्ट ही है। तो बेसिकली चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ये फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कवर अप करते हैं। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को पूरा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, उतना ज़्यादा डीप लॉन्ग वीडियोस की जगह पे मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ छोटा सा चैप्टर बनाने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज होता क्या है। ओके, सो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स, व्हाट इज़ केमिकल चेंज? केमिकल चेंज मतलब सिंपली हुआ कि आपका किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी सब्सटेंस में आपका किस तरह का चेंजेस अकर कर रहा है और वो आपका इरिवर्सिबल होना चाहिए। इरिवर्सिबल मतलब आपका फॉर एग्जांपल अगर एक पेपर को आप बर्न करते हैं तो उससे आपको ऐश मिल जाती है, राख मिल जाती है, कि आप राख को फिर से पेपर ऑब्टेन कर सकते हैं? तो नहीं। सो इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज, जिससे हम लोग को वापस वो इनिशियल प्रोडक्ट नहीं मिल पाए। ठीक है, और जब जब कोई भी केमिकल चेंज होता है तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ। ओके, सो मैं आपको सबसे पहले स्टूडेंट ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप एक भी एक्टिविटी ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि अभी पता है कि पैटर्न चेंज होते रहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन रहते हैं उसमें जनरली आपको एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन रहता है एंड एनसीईआरटी इज़ द बाइबल। ओके, एनसीईआरटी को हम लोग बाइबल बोलते हैं। क्यों बोल सकते हैं बाइबल ऑफ एनी एग्ज़ाम? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपका बेसिक आपका क्लास लेवल एग्जाम हो, आपका बोर्ड्स हो, सब में आपका एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको एक्टिविटीज़ तो एक भी नहीं छोड़ना, भले ही वो छोटा सा स्पेस में हो, बट हाँ। अब फर्स्ट एक्टिविटी में क्या था, मैं पूरा एक्टिविटी तो पढ़ने वाली हूँ नहीं, बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। सिंपली आपको इसका रिएक्शन, इसमें सिंपल रिएक्शन था आपका Mg + O2 गिव्स MgO। आप उसको बैलेंस कर सकते हो। ओके, सिंपली आप जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे थे तो आपका क्या हुआ था कि एक सब्सटेंस बना, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो एक डार्जिलिंग फ्लेम के साथ वो जल रहा था। डार्जिलिंग फ्लेम में चमकदार सा कुछ शाइनी जैसा सरफेस था और उससे एक पाउडर का सिक्रेशन हुआ, मीन्स वो जल के एक पाउडर सब्सटेंस बनाया जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते थे। और ये रिएक्शन क्या था? सिंपल, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में। इससे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आते रहते हैं। इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो क्या चेंजेस आएगा, उसको वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा। ओके, अब सेकेंड एक्टिविटी में हमारा क्या था? लेड नाइट्रेट को लेना और पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाना है। क्या करना है? लेड नाइट्रेट PbNO3, ओके, और पोटाशियम आयोडाइड के आई, दोनों को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? तो लेड आयोडाइड बन जाएगा प्लस पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा। ओके, पोटाशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। ओके, आई एम राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3 में भी कुछ उसी तरह का था। जिंक ग्रैन्युल्स को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी तरह के डाइल्यूट एसिड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाए, उसके साथ जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या रिएक्शन होगा। नाउ इतनी राम कहानी समझाने के पीछे बेसिकली रीज़न बस ये था कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो क्या क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। चेंज इन स्टेट होता है, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। जब केमिकल चेंज हैपन होगा, यस राइट, जब भी एक केमिकल चेंज होगा तो उस टाइम हम लोग ये सब फॉलोइंग चेंजेस देख सकते हैं। जैसे कि उसका स्टेट में चेंज हो सकता है कि वो जैसे सॉलिड से लिक्विड बन जाए, लिक्विड से गैस बन जाए, या समथिंग। ओके, चेंज इन कलर हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैसेस, मैक्सिमम टाइम हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ज़रूरी नहीं हमेशा हाइड्रोजन ही हो, बहुत अलग अलग तरह का गैस भी हो सकता है। टेम्परेचर चेंज तो होता ही होता है। अब आप डाइल्यूशन प्रोसेस ही देख लीजिए ना, आप सिंपल डाइल्यूट करने में भी वो कितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है वो भी बता रही हूँ, वेट।
ओके ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब भी हम लोग देखते हैं कि केमिकल सब्सटेंस केमिकल चेंज हो रहा है तो उस टाइम में हम लोग इतने लंबे लंबे तो सेंटेंसेस नहीं लिख सकते। लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतने लंबे इक्वेशन लिखने में ही हमारा बोर्ड का 3 घंटा यूं ही पार हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंट के लिए हम लोग कुछ सिम्बल्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको सिम्बल्स पता होना चाहिए एटलीस्ट। अगर मैं डायरेक्टली मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन करने बोलूँ तो आप MAGNESIUM मैग्नीशियम प्लस OXYGEN ऑक्सीजन बिल्कुल ना करें। सिंपली मैग्नीशियम का आपका फॉर्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, रिएक्ट करके बना दीजिए 2MgO। बेसिकली मैं बैलेंस करके बोली हूँ तो आगे भी 2 हो जाएगा। ओके फाइन। अब एक केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं हम कैसे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग 2 साइड होता है, उसका LHS होता है और RHS होता है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो Mg प्लस O2 जो है वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो वो LHS हो गया। जाहिर सा बात है, बीच में वो एरो होता है जिससे पता चलता है वो रिएक्टेंट साइड होता है। LHS आपका रिएक्टेंट साइड होता है और जो फाइनली एरो के बाद आपका बना रहता है मीन्स आपका राइट हैंड साइड वो आपका प्रोडक्ट साइड हो गया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इससे तो क्वेश्चन आपको नहीं बने ना तो फिर गजवाल है। बिना बैलेंसिंग आप केमिस्ट्री कैसे पढ़ सकते हो? सिंपल सी बात है, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। अब मैं कुछ खास बैलेंस बताऊंगी नहीं, जस्ट सिंपली आपको करना क्या है कि आपको LHS और RHS को बैलेंस कर देना। बैलेंस मतलब क्या, अब आप सपोज 40 kg के हो, आपका फ्रेंड सपोज 60 kg का है, तो आप सीसॉ पे क्या बैठ पाइएगा? बिल्कुल नहीं बैठ पाइएगा। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि तो LHS साइड को और RHS साइड को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो एटम्स हम लोग काउंट कर लेते हैं, LHS में कितना है, RHS में कितना। ओ मैं तो अपनी एग्जांपल ही भूल गई। एग्जांपल पहले सुनिए। सपोज आपका वेट 40 kg है, आपके फ्रेंड का वेट 60 kg है, तो क्या आप सीसॉ में अच्छे से कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो उस जगह पर आप क्या कीजिए कि आप अपने साथ 20 kg का और एक बच्चा को बिठा लीजिए तो बैलेंस होगा। ओके फाइन, जोक्स अपार्ट। तो आपको बैलेंसिंग में क्या करना है कि रिएक्टेंट साइड मीन्स LHS साइड और RHS साइड के एटम्स को किसी तरह इक्वेट कर देना। और क्योंकि अब आप एकदम बोर्ड के करीब आ चुके हो तो बैलेंसिंग तो आपको आता होगा, मैं तो इतना सोच सकती हूँ। ठीक है, जनरली पहले ऑक्सीजन से हम लोग बैलेंस करना शुरू करते हैं। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते करते धीरे धीरे ना सारा का सारा एलिमेंट हो जाता है बैलेंस। ओके, तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये सब तो आप सीख ही जाओगे। यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेक्स क्वेश्चन के साथ तो बिल्कुल भी आप लोग मजाक मत कीजिएगा, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन पता नहीं क्यों CBSE को क्या लगता है ना कि बच्चे इंटेक्स नहीं पढ़ते हैं। बेसिकली बात सही भी है बहुत हद तक, बहुत बच्चे को इंटेक्स पढ़ना पसंद नहीं आता है। लेकिन NCERT के कोई क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिए, ना तो एक्टिविटी ना तो इंटेक्स। ओके, इंटेक्स के एक एक क्वेश्चन को रट जाइए। ओके, सो कहाँ पे थे हम लोग? ओके, इंटेक्स क्वेश्चन में देखिए मैग्नीशियम रिड्यूसिंग वाला क्वेश्चन आ गया, बैलेंस करना आ गया। बैलेंसिंग आपको कहीं ना कहीं NCERT से उठ कर आएगा। ठीक है, ये मेरा प्रिडिक्शन है, होपफुली सही हो जाए। अब CBSE मैं तो सैम्पल क्या बोलते हैं, मैं तो क्वेश्चन पेपर सेट करती नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। चलिए नाउ डोंट वेस्ट द टाइम। नाउ मूविंग ऑन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में अगर आपका कुछ महान चीज आ सकता है तो यही एक हार्ड टॉपिक है, बाकी सब तो इजी वाला टॉपिक था। क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन से आप क्या समझते हो? कॉम्बिनेशन मतलब किसी भी 2 चीज को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट निकालना। बेसिकली अगर H2 प्लस O2 मिल जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड, सॉरी इट्स वाटर। यस, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंपल यही है, C प्लस O2 गिव्स CO2। ये तो बहुत ही बेसिक बता रही हूँ, आपके बुक वाला एग्जाम्पल सब पे आती हूँ। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको ये है कि अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं मीन्स LHS साइड, और वो मिलजुल कर कुछ ऐसा रिएक्शन करेंगे कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपका ये क्वेश्चन है CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस। इससे भी बार बार क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है। क्विक लाइम में जब हम लोग वाटर डालते हैं तो हम लोग को स्लेक्ड लाइम मिल जाता है। ठीक है, और इस रिएक्शन में एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपको इवॉल्व होगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हीट हम लोग पढ़े थे केमिकल रिएक्शन में। तो अब यहाँ से मैं एक और चीज बता देती हूँ कि CaO को हम लोग क्विकलाइन बोलते हैं या फिर कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कभी कभी इसका नेम भी पूछ लेते हैं कि उसका कॉमन नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है या फिर क्विकलाइन का नेम क्या है। ठीक है, तो वैसे भी याद रखिएगा। स्लेक्ड लाइम को और क्या बोलते हैं? सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें है। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो स्लेक्ड लाइम जो यहाँ पे बनते हैं ना,
वो कहीं ना कहीं आपका फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाते हैं और H2O बनाते हैं। मतलब कि देखिए, आपके घर में क्या कभी वाइट वॉशिंग हुई है? ऑब्वियसली हुई होगी वाइट वॉशिंग। तो उसमें होता क्या है, उसमें जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि आपका क्विकलाइम वाला रिएक्शन से ऑब्टेन हो जाता है। फिर वही आपका स्लेट लाइम जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास बहुत सारी गैसेस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और साथ में वाटर हो जाता है। ये वाटर तो टाइम टू टाइम इवेपोरेट हो जाता है, तो बच जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन एग्जांपल के और भी रिएक्शन है आपका C+O2 गिव्स CO2, ये तो मैं पहले ही बता दी थी। H2+O2 गिव्स H2O। ये जो 2 लिखा हुआ बैलेंस की वजह से लिखा हुआ, याद रखिएगा आप लोग। नाउ वन मोर थिंग कि reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction. Yes, 2 marks में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, what do you mean by endothermic reaction, what do you mean by exothermic reaction. एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब ये होता है कि रिलीज होना, एक्स मतलब ये होता है ना बाहर निकालना किसी चीज को, सॉरी ओके। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हीट आपका रिलीज हो, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ओके और जितने भी, सबसे खास बात आपका, जितने तरह के भी आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद कर लीजिए इसको आप। ओके एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फिर आपको मीथेन भी है, मीथेन नहीं, मीथेन का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। कोई भी चीज अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा तो उससे जाहिर सा बात है हीट रिलीज होगा, तो दैट इज कॉल्ड। नाउ नेक्स्ट आपको फूड के बारे में है कि जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन में क्या होता है कि जो फूड है वो छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं। तो इसमें भी क्या है, हमें इससे एनर्जी मिलता है और ये रिएक्शन को रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक न्यू चीज। फिर आपका डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ये भी आपका हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये सब छोटे छोटे बातों को याद रखिएगा, MCQ में आ सकता है कि कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब ये होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन हो जाए छोटे छोटे प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू अनदर स्मॉलर प्रोडक्ट्स, ओके कह सकते हैं, नहीं पता। ओके तो इसमें भी आप ये एक्टिविटी को मत भूलिएगा। अब ये एक्टिविटी में मैं एक बच्चे को पढ़ाती हूँ, वो बच्ची का एक क्वेश्चन था कि दीदी ये जो फेरस सल्फर क्रिस्टल होता है उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O, तो उसका रिएक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो आप नीचे वाला रिएक्शन कैसे बोल सकते हो। बेसिकली एक्टिविटी 1.5 का जो आंसर है वो आपको नीचे दिया हुआ। ओके तो अब ये गुड क्वेश्चन है, अब गुड क्वेश्चन का आंसर भी सुन लीजिए। फेरस सल्फर क्रिस्टल का तो होता है क्यों, .7H2O जो उसमें लगा होता है वो आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। आप बेसिकली साइंस को और डेप्थ से पढ़ोगे, 11th-12th में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और डिटेल में आपको पता चल जाएगा। बेसिकली 10th में भी है थोड़ा सा, ठीक है। तो जब आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें रहता है, जब उसको हीट करेंगे तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर जब चला जाएगा तो बचेगा क्या, सिंपल क्रिस्टल ना, FeSO4 बचेगा। सो FeSO4 हीट मिलने से, उसको एरो के ऊपर हीट दिया हुआ मतलब कि उसको हीट दिया जा रहा है, उससे वो 3 प्रोडक्ट बनाया। क्या बनाया, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक जो सिंगल प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन कर देगा 2 या मोर प्रोडक्ट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी हीट करेंगे तो CaO और CO2, थोड़ी देर पहले ये वाला रिएक्शन हम लोग पढ़े थे ना, ये वाला भी रिएक्शन मतलब काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन में भी पढ़े थे ये वाला चीज। ओके नाउ नेक्स्ट आपका ये वाला भी एक्टिविटी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बेसिकली ये ब्राउन फ्यूम देता है, आई थिंक सो। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोलिसिस वाला है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ, पानी में डालकर, क्या पानी में क्या डालकर, ओके पानी में इलेक्ट्रिसिटी जब डाल देते हैं तो उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट में हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, सिंपल सा बात है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इन दोनों से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये ना मतलब क्या बोलूँ, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में क्या यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सो AgCl या फिर AgBr, मतलब कि सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का हम लोग यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। इसमें होता बेसिकली क्या है कि सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन अगर हम लोग सनलाइट से कर दें तो Ag बनेगा और Cl2 बनेगा, Cl2 या Br2 चला जाएगा और Ag बच जाएगा,
तो वो कलर हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि हम लोगों को डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी ऊपर से देना पड़ता है। तो एनर्जी हम लोग 3 फॉर्म में दे सकते हैं, लाइक हम लोग हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सबका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हीट वाला हम लोग पढ़े थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट दिया जा रहा है फेरस सल्फेट को। नेक्स्ट में हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रोलिसिस वाला में हम लोग क्या देखें कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे सनलाइट दिया जा रहा है, तो अलग अलग तरह का। फिर से इंडेक्स क्वेश्चन आ गया। इंडेक्स क्वेश्चन इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। सॉरी। तो वाइट वॉशिंग में क्या यूज आता है, उसका रिएक्शन कैसे होता है, समथिंग समथिंग समथिंग। नाउ नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, कोई एक किसी और का मतलब प्लेस ले लेना। सिंपली सुनिए यहाँ की कहानी। आप एक बीकर लेंगे, बीकर में आपका कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आप रखे रहेंगे, उसमें आप आयरन नील डिप कर देंगे तो फिर वो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और आयरन के ऊपर एक डिपॉजिट, मतलब एक क्या बोलते हैं, रेड लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, जिसको हम लोग वो कॉपर का लेयर डिपॉजिट हो जाएगा। और उसका कलर ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, वो बाद में चेंज होकर ग्रीन कलर का हो जाएगा। बचपन से वाला रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ठीक है ना। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, Fe + CuSO4 गिव्स FeSO4 + Cu। मतलब कि आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन सल्फेट बना देता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला जा रहा है इसको, क्यों, क्योंकि आयरन बेचारा था अकेले, और अकेले था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। वो आया कॉपर सल्फेट पर, कॉपर को बोला जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर जाओ, और कॉपर को कर दिया साइड और सल्फेट के साथ मिलकर बना दिया रिएक्शन। सो इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि जिंक + CuSO4 गिव्स ZnSO4, Pb + CuCl2 गिव्स PbCl2 + Cu। यस, एनसीईआरटी के सारे रिएक्शन को मैं बार बार बोल रही हूँ, याद कर लीजिएगा आप। एंड वन मोर थिंग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही कंडीशन में फेवरेबल है, मीन्स एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। वो कब, जबकि जो रिएक्टिव हो, मतलब वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए देन लेस रिएक्टिव। नहीं समझ में आया, चलो फिर से बताती हूँ। मतलब कि जो कंपाउंड अपने मतलब जो एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है या फिर डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है, तभी वो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का भी बड़ा भाई आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसमें क्या होता है, तुम जाओ उसके साथ, मैं चलता हूँ उसके साथ। क्या बोल रही हूँ मैं, चलिए इधर आते हैं। ओके सबसे पहला एक की पॉइंट है आपका कि डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और नाम है, वो है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 + NaCl। मतलब क्या हो गया, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखिए सोडियम था सल्फेट के साथ, वो रिएक्ट कर रहा बेरियम जो कि क्लोराइड के साथ था। अब बेरियम बोला कि मुझे सल्फेट के साथ ज़्यादा फ़ायदा, तो मैं सल्फेट के साथ चला जाता हूँ। और सोडियम बोला Na तुम मेरे पास आ जाओ, तो वो उसके साथ रिएक्ट। देखिए दो तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों एक्सचेंज ऑफ आयन बेसिकली हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम ये समझ सकते हैं व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन्स, जब आयन्स एक दूसरे से एक्सचेंज करें तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जो बेरियम सल्फेट है वो एक पीपीटी है, पीपीटी है वो कंप्यूटर वाला पीपीटी मत समझिएगा, प्रेसिपिटेट वाला पीपीटी है। ओके सो नेक्स्ट, ये पीपीटी वाला से भी बहुत क्वेश्चन आता है, कौन सा पीपीटी कहाँ से है। ओके नाउ नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पता नहीं है सिलेबस से रिड्यूस है कि नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, क्या ही प्रॉब्लम है। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आपके लेवल पे केवल इतना ही देखना है। रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। छोटे छोटे से रिएक्शंस है, जैसे Cu + O2 गिव्स CuO। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए कॉपर अकेले था, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना दिया। सो ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्या, ये जो कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे कलर से रिलेटेड इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नाउ अब जो CuO था, अब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा, मतलब कि पहले वाले में ऊपर में उसका ऑक्सीडेशन हुआ, अब उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन में हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो फिर CO अकेला हो गया, फिर से और H2O बन गया। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन, एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या है, तो वो आपका है व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये कौन सा वर्ड है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जब दोनों होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे देखिए CuO + H2O गिव्स Cu + H2O। देखा जाए तो हाइड्रोजन के साथ क्या लग रहा है, मिलकर वन ऑक्सीजन लग रहा है, तो ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है आपका। और CuO ऑक्सीजन वहाँ से हट रहा है, Cu अकेला बच रहा है, तो वहाँ उसका रिडक्शन हुआ। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन में हो रहा है और रिडक्शन में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
redox reaction बोलेंगे. Okay, now ZnO plus C gives ZnCO. MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. यहाँ पे भी वही हो रहा है, देख लीजिए. फिर आपका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है कोरोजन एंड रैंसिडिटी. कोरोजन क्या होता है, तो जब हम लोग न्यू कुछ भी सब्सटेंस खरीदते हैं, आयरन वगैरह का आर्टिकल खरीदते, तो बहुत ही चमकीला होता है. धीरे धीरे टाइम के साथ वो घिसते नहीं, एक्चुअली वो रिएक्ट करते करते उसके ऊपर मतलब क्या बोलूँ, रेड कलर का रस्ट जम जाता है, जंग लग जाती है उसमें. तो ये सब क्या है, कोरोजन है. कोई भी चीज़ का खराब होना कोरोजन है सिंपल लैंग्वेज में. रैंसिडिटी क्या है, रैंसिडिटी इज खराब होना ऑफ फूड आइटम्स. वेरी बकवास इंग्लिश, लिटरली वेरी बकवास इंग्लिश. ओके, तो जो भी आपका फूड होता है वो सडनली कभी कभी कार्बोहाइड्रेट वाला फूड बेसिकली वो स्मेल करने लगता है या फिर अजीब सा टेस्ट हो जाता है उसका, तो वो रैंसिड हो जाता है. ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन, रैंसिडिटी में होता है क्या, बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है. फैट का जो पार्टिकल है वो ऑक्सीडेशन करने लगता है, इसलिए हम लोग उसको टाइट कवर में मतलब ये करके रखते हैं. और नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जिसको हम लोग, जो आप खाते हैं ना कुरकुरे या अंकल चिप्स या समथिंग बहुत सारे चिप्स आते हैं, तो उसके अंदर जो रहता है वो ऑक्सीजन नहीं रहता, उसके अंदर नाइट्रोजन रहता है, याद रखिएगा. फिर से इंडेक्स क्वेश्चन आ गया. अब चैप्टर तो फिलहाल हो गया ख़त्म. मैं यही बोलूँगी कि एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कीजिए, यही मेरा ये है. और जितने भी रिएक्शन एनसीईआरटी के, एक भी रिएक्शन को इग्नोर ना करें, नॉट इवन अ सिंगल रिएक्शन. और आप जब लाइन बाय लाइन पढ़िएगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से, और भी आपका माइंड ब्रॉड उतना है, आप बोर्ड देने वाले बच्चे हो, आपके पास उतनी कैपेसिटी आ चुकी है. 1 महीने में बोर्ड एग्जाम है, तो ये जस्ट रिविजन वीडियो है, इसके भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना. ये बस देखना फिर करना, अरे मैं तो कर लूँगा, अब मैं तो कर लूँगी, और जाके पढ़ाई करने बैठ जाइए. तो मैं एक्सरसाइज में बस यही बोलूँगी, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चन तो पक्का है कि कर ही लीजिए. कोई ना कोई तो क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट आपका डेफिनेशन वगैरह तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा. 4 टाइप का रिएक्शन होता है, चारों का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल. ओके, अब छोड़ने लायक कुछ है नहीं वैसा. बाकी अगेन मैं बोल रही हूँ, एनसीईआरटी इंडेक्स कुछ भी मत छोड़िए. एंड थैंक यू. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड मैं इसी तरह का शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिससे कि आपका बहुत हेल्प हो जाएगा. सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट नाउ.